नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर परिचर्चा करने जा रहे हैं और आज की हमारी परिचर्चा का विषय है भारतीय बहुजन सिंधुवासी। तो आज का व्याख्यान बड़ा ही रोमांचकारी, रोचक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान होगा। उन सभी भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि वे अपनी उस विरासत को जानें जिस विरासत को उनके पूर्वजों ने सहेजा है। आखिरकार वह विरासत क्या है जिसे इंडियन लीगेसी कहा जाता है, भारतीय विरासत कहा जाता है। हम किस भारतीय विरासत की बात कर रहे हैं, कौन सी वह भारतीय विरासत है? तो एक वर्ड जो यहाँ है भारतीय विरासत और भारतीय बहुजन सिंधुवासी। आखिरकार बहुजन वर्ड है, सिंधुवासी है, भारतीय है। तीन यहाँ छोटे छोटे टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय, बहुजन, सिंधुवासी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारतीय का मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि वे लोग जो सिंधु नदी के उस पार रहने वाले थे, जो सुदूर अफ्रीका से यहाँ बहुत वर्षों पहले पहुँचे हैं, जो नरजाति विज्ञान है या जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, उस मानव शास्त्र के अनुसार जो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं और दिनों दिन जो प्रमाण विज्ञान की खोज में हमारे पास हिस्टोरिकल इनोवेशन में हमें मिल रहे हैं, मैं उस प्रमाण की बात कर रहा हूँ। जो लोग भारत पहुँचे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो भारतीय जिनको हम सिंधुवासी कहते हैं, वो भारतीय जो उस संख्या में उस समय में ज़्यादा थे, और वो भारतीय साथियों आज भी भारत की इस ज़मीं पर संख्या में ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ अधिसंख्य बहुसंख्यक वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात कही गई है, उस सभी लोगों के सुख और हित की बात कही गई है। लेकिन बहुजन वर्ड का यहाँ जो उपयोग किया गया है वह एक बड़े ही विशेष संदर्भ में प्रयोग किया गया है। बहुजन, इसका मतलब वे लोग जो मूलतः भारतीय थे, वे लोग जो आज भी मूलतः भारतीय हैं। मेरे व्याख्यान का उद्देश्य मूलवासी और विदेशी के उस विभाजन को इस समय लागू करने से नहीं है, अपितु उस सत्य से आपको वाकिफ कराना है जो सत्य कलम कसाइयों ने आपको नहीं बताया है। बहुत से बहुजन अब धीरे धीरे इस स्वरूप में आ रहे हैं कि वह न केवल व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपितु बताने वाला जिसको मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, या जो शिक्षा, जो ज्योतिबा फुले ने कलम कसाइयों के बाद बहुजनों के पास धीरे धीरे पहुंचने का पहली बार बेड़ा उठाया, और उसी ज्योतिबा फुले के प्रयास से, सावित्रीबाई फुले के प्रयास से बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महामानव शिक्षित हो पाया, और पेरियार जैसा महामानव शिक्षित हो पाया, और चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बन पाए। तो ये भारतीय बहुजन है। सिंधुवासी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? साथियों, भारत की प्राचीन नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऐसी ही हमारी जो 5000 साल पुरानी विरासत है, जिसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं और आज भी हमारे पास दिनों दिन प्रमाणिक स्वरूप में उपलब्ध हैं। अनेक भाषाएं जिनको अभी पढ़ा नहीं गया है, सिंधुवासियों की लिपि जिसको अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया, उस पर भी शोध कार्य जारी है। आने वाले समय में सिंधुवासियों का कैसा रहन सहन था, क्या भाषा थी, क्या खान पान था, क्या साहित्य था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उसके बारे में भी हमें मालूम होगा। ये भारतीय बहुजनों के लिए और ज़्यादा शुभ समय आने वाला है। इस इंडस वैली में रहने वाली लोगों की एक सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। साथियों, यह सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है, और इसी सभ्यता को दुनिया की विकसित सभ्यता माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। वो तमाम तरह की विकास की जिसे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और जिसे हम
मटेरियल डेवलपमेंट कहते हैं, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास, तमाम तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता का जब से पतन हुआ है, उसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग खोजकर्ताओं ने इसको अपने अपने स्वरूप में अभिव्यक्त किया है। एक जो मैंने पहले आपको बताया था, उपिंदर सिंह की पुस्तक है, जो पुस्तक भारतीय इतिहास पर एक प्रामाणिक पुस्तक है, उपिंदर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो आरंभिक भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालती है, उन वैज्ञानिक खोजों को भी इसमें शामिल करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी और उसके क्या क्या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। सिंधुवासी न केवल लोगों से अपितु जानवरों से, पशु पक्षियों से भी अथाह प्रेम करते थे, और इस बात के प्रमाण बड़े स्तर पर जो उस समय के सामूहिक कब्र मिली हैं, उन कब्रों में जानवरों को भी साथ में दफनाने के अवशेष मिले हैं। वो तमाम तरह के जानवर जो आज भी भारतीय बहुजनों के पास पाए जाते हैं, जो आज भी भारतीय बहुजन शारीरिक श्रम करते हुए जीवन प्रक्रिया में उनका उपयोग करते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, जिनको ब्राह्मण साहित्य में प्रकृति पूजक कहा जाता है। वास्तव में जब यूरेशिया से आर्य यहाँ पहुँचे, भारत पहुँचे, जो राहुल सांस्कृतैन ने अपनी पुस्तक में बड़ा ही रोमांचकारी और साहित्यिक वर्णन किया है, वोल्गा टू गंगा, राहुल सांस्कृतैन की किताब है, और वोल्गा टू गंगा जो जरूर पढ़नी चाहिए। वह इस विकास को अभिव्यक्त करती है कि किस तरह से आर्यों ने अनार्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ों की पॉलिसी, नहीं साथियों, दैट पॉलिसी वाज नॉट रिलेटेड टू इंग्लिशमैन और ब्रिटिशर्स। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हैव इमर्ज इन दी और अंडर द लीडरशिप ऑफ आर्यन इन इंडिया। जब आर्य यहाँ आए और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के लोगों का विनाश किया, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डिज़ाइन की। जब युद्धों के बाद भी वो उनके दिल और दिमाग को, खून को, उनके स्वभाव को नहीं बदल पाए, जीने के तरीके को नहीं बदल पाए, पूरी तरह से उन्हें अनार्यों ने आत्मसात नहीं किया, जो बाबा साहब ने भी अपनी पुस्तक हु वर शूद्राज 1943 शूद्र कौन थे उसमें लिखा है। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था को ईजाद किया, वैदिक सभ्यता का साहित्य लिखा गया, साहित्य रचा गया, कहानियाँ रची गई, किंवदंतियाँ रची गई, आख्यान बनाए गए, कल्पनाएँ की गई, और जन मानस तक इसको अलग अलग तरीके से पहुँचाया गया। बहुत सी व्यवस्थाएं अनार्यों की आर्यों ने भी अपना ली, इसलिए एक मिश्रित सांस्कृतिक जीवन देखने को मिला। यज्ञ करना और यज्ञ में लाखों करोड़ों पशुओं की बलि देना, ये आर्यों का मूल हिस्सा था। घोड़ा उनका मूल वाहन था, जिसके माध्यम से उन्होंने अनार्यों को युद्ध में पराजित किया, लेकिन हमेशा के लिए पराजित नहीं कर पाए, इसलिए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। वैदिक साहित्य में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 तरह की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, प्रमाण के साथ आप उसे देख सकते हैं। यही व्यवस्था आगे चलकर जो पहले क्रम प्रधान बनाई गई, बाद में जन्म प्रधान होती गई, वर्ण जन्म से तय होता गया। 4 वर्णों के अलावा अवर्णों की बात भी कही गई, चांडाल, मलेच्छ, उन लोगों को मानवता के स्वरूप से बाहर कर दिया गया। इस गुलामी की व्यवस्था को, जिसको मैं सांस्कृतिक धार्मिक गुलामी कहता हूँ, जिसे कांचालाया सेपर्ड ने अपनी पुस्तक बफेलो नेशनलिज्म और वाई आई एम नॉट ए हिंदू के अंतर्गत रिलीजियस फासिज्म के टर्म से डिफाइन किया है। धार्मिक फांसीवाद इसे कहा गया है। साथियों, अन्याय पर आधारित, शोषण पर आधारित अमानवीय व्यवस्था को, गुलामी की व्यवस्था को, आर्य अनार्यों में विभाजन की व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता है, जो आर्यों ने ईजाद की। और इसी वर्ण व्यवस्था को आज लगभग 6000 से ज़्यादा भारतीय बहुजनों को जाति व्यवस्था में विभाजित कर दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय बहुजन संख्या में ज़्यादा होने पर, मूलवासी होने पर, भारतीय होने पर भी वे व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, लेखन कला में अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त आज तक भी नहीं कर पाए। इस व्यवस्था को, जिसको हम अव्यवस्था कहते हैं, जिसको आगे चलकर मनु ने मत्स्य न्याय कहा है, वह न्याय की व्यवस्था है।
यह है आर्यों ने इजाद की और अनार्यों पर इसको थोपा गया। इस अव्यवस्था के खिलाफ पहली बार अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो साथियों वो आवाज़ उठाने वाले थे तथागत भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा इस व्यवस्था को पहली बार चुनौती प्रदान की गई और एक सत्य की व्यवस्था, त्याग की व्यवस्था, अहिंसा की व्यवस्था, प्रेम की व्यवस्था, मैत्री की व्यवस्था, करुणा की व्यवस्था, स्वतंत्रता की व्यवस्था, समानता की व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने की मांग की। न केवल उन्होंने मांग की अपितु एक राजकुमार राजघराने से संबंधित होने के बाद भी उन्होंने अपने राजसी ठाट बाट को त्याग दिया। किसके लिए? ये हमारी विरासत है, ये सिंधु वासियों की विरासत है। ये मैं इस व्याख्यान में समझाना चाह रहा हूँ कि यू शुड बी नो अबाउट सेल्फ योर सेल्फ। अपने आप के बारे में जानो, आप कौन हो। आपको जो आज आप मांग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आप दाता थे, आज याचक हो गए। विरासत को पहचानो, विरासत को सजो और विरासत से वो सीखो जिस कारण से वह विरासत भारत को महान बनाती है। क्योंकि भारत को महान बनाना बुद्ध के सिद्धांतों से संभव है और आज भी अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो केवल भारतीय बहुजनों के नेतृत्व में ही बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। आज़ादी के 75 साल हो गए, नेतृत्व भारतीय बहुजनों को नहीं मिला है या न के बराबर। जिस दिन नेतृत्व मिल जाएगा, आने वाले 10-20 सालों में भारत दुनिया के विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। किसी से हमें तमगा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें आवश्यकता है तो अपने आप को पहचानने की, आप कौन हो ये तो हमें मालूम होना चाहिए, हमारे इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम तथागत गौतम भगवान बुद्ध जिसे कहा जाता है, जो मैंने कहा भगवान का मतलब यहाँ उस भगवान से नहीं है जो वैदिक साहित्य में और ब्राह्मण माइथोलॉजी में कहा गया है। यहाँ भगवा पाली भाषा के शब्द से निर्मित है जिसका मतलब होता है भगवा प्लस आन, ईर्ष्याओं का नाश करने वाला, आकांक्षाओं का नाश करने वाला। तथागत जिसने अपनी बुद्धि से, विवेक से ज्ञान प्राप्त किया और जो बुद्धि का अभी भी प्रयोग करता है, बुद्धि के माध्यम से कार्य करता है, वो बौद्ध है। हमें भी हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से, किसी नेतृत्वकर्ता की विचारधारा से, किसी धार्मिक संगठन की विचारधारा से, किसी जाति विशेष की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने आप को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। बुद्ध ने कहा है कि हमें किसी की बात इसलिए स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वह हमसे शक्तिशाली है, हमसे ऊपर है, परंपरा से चला आ रहा है, वर्षों से ऐसा है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं। यदि आपकी बुद्धि कहती है, विवेक कहता है, आपकी विवेकशीलता कहती है कि वह आपके हित में है और बहुत से लोगों के हित में है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ये बुद्ध की धरती है और इस बुद्ध के चिंतन को अपनाने वाले सबसे बड़े महानायक जो हैं वो सम्राट अशोक थे। अशोक का वृक्ष आज भी आप घरों में देखते होंगे। अशोक शोक को दूर करने वाला। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध नीति को भी त्याग दिया, जिनका एक बड़ा साम्राज्य था, जैसा साम्राज्य बाद में आज तक स्थापित नहीं हो पाया है। उन्होंने इसी बौद्ध सिद्धांत को, बौद्ध एक धम्म है, धर्म नहीं है। धम्म और धर्म दोनों अलग अलग होते हैं, ये भी हमें जानना है। धम्म सत्य का मार्ग है, वास्तविकता का मार्ग है, हकीकत का मार्ग है, जबकि धर्म व्यक्ति विशेष पर आधारित, विचारधारा पर आधारित, निश्चित कर्म कांडों पर आधारित एक विचारधारा है जो अधिक से अधिक लोगों को अपना गुलाम बनाती है, जिसे कार्ल मार्क्स ने भी जनता की अफीम कहा है, ओपियम ऑफ द पीपल। आम जनता जो शिथिल नहीं होती उसको ग्रहण करने के बाद एक्टिवेट हो जाती, क्रियाशील हो जाती। अफीम का नशा भी ऐसा ही है जो शिथिल नहीं करता, एक्टिवेट कर देता, थकान महसूस नहीं होती, पता नहीं चलता है। धर्म भी एक ऐसा ही नशा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, लेकिन बुद्ध ने धर्म नहीं, धम्म की बात कही है। सम्राट अशोक के पौत्र बृहदत्त की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग जो राजा बने, उसके बाद मनुस्मृति लिखी गई, तमाम तरह की स्मृतियाँ लिखी गई, तमाम तरह का महाकाव्य लिखा गया, साहित्य लिखा गया। और पुष्यमित्र शुंग से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले के बीच ये जो परंपरा थी वो वैदिक और ब्राह्मण साहित्य से दिनों दिन आगे बढ़ती गई, लिखा गया, विस्तार किया गया,
मंदिर बनाए गए, तमाम तरह के आडंबरों को रचा गया, अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया गया और आर्यों के द्वारा अपनी जो मूल स्वरूप था, मूल प्रजाति थी, वर्ण संकर और मिश्रित जातियों से धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया, परंतु वर्चस्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय बहुजन और सिंधुवासी एक कबीर की परंपरा के वाहक हैं, जिनको छोड़ दिया गया। गंगा घाट पर जुलाही के परिवार में लालन पालन पोषण हुआ इनका, और इन्होंने एक अशिक्षित व्यक्ति होते हुए भी बहुत बड़ी विरासत अपने पीछे छोड़ी है। कबीर पंथी, कबीर की विरासत, लीगेसी ऑफ कबीरा, अमर संत कबीर के नाम से इनको जाना जाता है। साथियों, तीसरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुजन परंपरा में, बहुत से हैं, मैंने केवल कुछ अलग अलग व्याख्यान में सभी बहुजन विचारकों को लूँगा। यहाँ मैंने मूलतः जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमें दिखाई देते बड़े स्तर पर, उनको मैंने लिया है। इसके अलावा हमारे पास बहुजनों की बहुत बड़ी विरासत है, जिसको एक व्याख्यान में समेटना तो किसी कीमत पर संभव नहीं है। ये पूरा जीवन भी लग जाए मेरा, तो भी शायद मैं बहुजन विरासत को, सिंधु वासियों की विरासत को आपके सामने प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाऊँ। फिर भी मैं सागर में एक बूंद जितना प्रयास जरूर कर रहा हूँ और करूँगा। नारायण गुरु, जिनका कहना है मानव मानव एक समान, इक्वालिटी की जो कंसेप्ट है वो बहुजनों के खून में है। वो अन्याय नहीं कर सकते, अन्याय सहन कर सकते, अन्याय कर नहीं सकते। मानव की एक जाति के हैं, उसमें जो व्यवस्था है, भेदभाव है, वो नहीं है। नारायण गुरु का ये कहना है। उनका जो कंसेप्ट था, इन व्यवस्थाओं को, जिसको आप मंदिर कहते हो, मस्जिदें कहते हो, गुरुद्वारा कहते हो, गिरजाघर कहते हो, ये जुड़े किससे? इनको आप एक अच्छा वे दो, आप चेंज करो इनको, इनके स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए। आप उसको नियर बाई जो टेम्पल है, नियर बाई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, ट्रेनिंग, स्किल हो, सब लोग जुड़े। और अगर वो समानता को स्थापित करते हैं, स्वतंत्रता को स्थापित करते हैं, न्याय को स्थापित करते हैं, तो उनको प्रमोट किया जाए। साथियों, इस परंपरा में सबसे मुखर जो व्यक्तित्व हमें देखने को मिला, वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के रूप में देखने को मिला, जिन्होंने पहली बार शिक्षा की बात उठाई। क्योंकि जो साहित्य था वो संस्कृत में था, अब तक भी लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उस भाषा के बिना समझे अनुपालना करते हैं। जैसा जैसा आर्य कहते हैं, व्यास संतति कहते, वैसा वैसा वो करते जाते हैं। मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ पार्शली। हमें समझ में नहीं आता क्या कहा जा रहा है। हमारी जो संपत्तियाँ हैं, हम जो दिन रात मेहनत से करते, कमाते हैं, अर्जित करते हैं, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। जन्म के बाद, जन्म से वो आग लगाना शुरू करते हैं। विवाह संस्कार में भी आग लगाते हैं, मृत्यु संस्कार में भी आग लगाते हैं। जो अग्नि है, अग्नि देवता इसको कहा जाता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की परंपरा थी, उसमें शरीर को दफनाया जाता है, जिसके सबूत हमें मिले हैं। अगर वहाँ जलाया जाता तो शायद हमारे पास एविडेंस नहीं मिलते। तो अभी जो जलाने की परंपरा है, दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ destroy the all evidence, burning system is the destroying system। वह सब व्यवस्थाओं को नष्ट कर, जलाकर राख कर देना इसको कहते हैं, और राख उड़ जाती है। ये अग्नि की जो व्यवस्था है ईजाद की गई, जो यहाँ ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने पहली बार ये कहा कि हम पढ़े तो सही कम से कम। ऐसे तो शिक्षा की देवी आपको पता है, बहुत से मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन वह शिक्षा की देवी ने ना किताब लिखी, ना कोई कार्य किया, ना पढ़ने की बात कही, ना वो विद्या देती है, वो भाषा भी नहीं समझती है जो आप बोलते हैं। शिक्षा की देवी है सावित्रीबाई फुले। बहुजन नायिका सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला है जिसने महिला शिक्षा की बात की। न केवल बात की, पहला महिला शिक्षा विद्यालय भी खोला 1848 में। ये अलग बात है कि उस विद्यालय की सुध लेने वाला कोई बहुजन भी नहीं है, अल्पजनों से तो सवाल ही नहीं है, अनार्य भी नहीं है, अवर्ण भी नहीं है। 6,500 जातियों में बटे हुए SC ST OBC के लोग, वो भी सुध लेने वाले नहीं हैं। विरासत को जब मालूम ही नहीं है विरासत, तो विरासत को सजोएंगे कैसे? सावित्रीबाई फुले ने जो काव्य फूले लिखा और 52 कासे लिखा, ऐसे ही ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा, किसान का कोड़ा लिखा। गुलामगिरी के माध्यम से उन्होंने बताया
कि सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक गुलामी क्या है। हम किस आज़ादी की बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, लेकिन उस आज़ादी का कोई मायने नहीं। जब तक हम समाज व्यवस्था के गुलाम हैं, जब तक हम धार्मिक व्यवस्था के गुलाम हैं, सांस्कृतिक व्यवस्था के गुलाम हैं, गुलाम यानी कि दूसरों के कहने से आप कार्य कर रहे हैं, अपने विवेक और बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे। उस गुलामगिरी में इस गुलामी को तोड़ने की, इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की और किस तरह से धार्मिक फांसीवाद फैलाया गया उसकी बात कही गई। जब लोग पढ़ते नहीं थे, पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या, लिखने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस पढ़ने की परंपरा या बहुजन भी शिक्षा प्राप्त करें जो उनके लिए प्रतिबंधित थी, कि द्विज के लिए शिक्षा थी, शूद्रों के लिए, फुले की भाषा में अति शूद्रों के लिए, मनुस्मृति की भाषा में अनवांटेड चाइल्ड ऑफ ब्राह्मणिज्म, जो अवांछित संतानें हैं, चांडाल हैं, मलेच्छ हैं, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, जो अछूत हैं, उन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन फुले और दंपति के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया, कार्य किया गया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया और शिक्षा संस्थान बनाए। धीरे धीरे शिक्षा का जो किरण थी वह आगे बढ़ती गई और बहुजन शिक्षित होते गए। जैसे जैसे शिक्षित होते गए, जैसे मैं भी शिक्षित हुआ, हालांकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, दादा दादी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, पीछे की विरासत जो है पढ़ी लिखी नहीं है। जब पढ़ा ही नहीं तो हकीकत का मालूम कैसे हो। जब मैंने पढ़ा तो मैंने किताबें पढ़ी, गुलामगिरी पढ़ी, बाबा साहब की बुद्ध और धम्म ये पढ़ा, हुवर सुधराज इसके बारे में पढ़ा, बाबा साहब के 40 खंड काव्य हिंदी में जो हैं उनमें सबका अध्ययन किया। तब मालूम हुआ। फुले की किसान का कोड़ा पढ़ा, गुलामगिरी पढ़ी, सावित्रीबाई फुले की काव्य फूले और 52 काशी पढ़ा, पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ी। तब मुझे पता चला कि आखिरकार हकीकत क्या है। क्या फूले ने जो कलम कसाईयों की बात कही, पहली बार मैंने वर्ड सुना कलम कसाई, जो सत्य को छिपा दे, जो ऐसी हिंसा करे जो दिखाई नहीं दे। एक गाल टूकर के विद्वान जो कहते हैं कभी अगर आप हिंसा को पहचानना चाहते हो, अहिंसा को पहचानना चाहते हो तो बर्फ़ का एक टुकड़ा लीजिए और उसको गिलास भरे हुए गिलास में रखिए। आप देखेंगे कि बर्फ़ के टुकड़े का बहुत कम हिस्सा 1/10वां भाग ऊपर रहता है, बाकी भाग नीचे पानी में डूबा रहता है। बहुजन जो शारीरिक हिंसा करते हैं वह उसी एक हिस्से की तरह है, 1/10वें हिस्से की तरह है। और जो आर्य और अनार्य हिंसा करते हैं वो पानी में डूबी हुई बर्फ़ के 1/9 हिस्से की तरह है, जिसको फुले ने कलम कसाईयों की हिंसा कहा है। किसान का कोड़ा और गुलामगिरी आप पढ़ी, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये हिंसा का माजरा क्या है और इसको समझा कैसे जाए। हर कोई इसको नहीं समझ सकता। समझने के लिए विवेक और बुद्धि होना चाहिए। कि विवेक और बुद्धि कहने से नहीं है कि मेरे में बुद्धि है, मेरे में विवेक है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित का मतलब पढ़ना लिखना ही नहीं है, आपको उन साहित्य को पढ़ना आना चाहिए, उन साहित्य को आपको साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा जो साहित्य बहुजनों ने लिखा है। क्योंकि इतिहास अगर शेर लिखता है तो अपने बारे में लिखता है, शिकारी के बारे में, और इतिहास अगर हिरण लिखेंगे तो वो अपना इतिहास लिखेंगे। तो हमारी स्थिति संख्या में शेर कम है, हिरण ज़्यादा है, हिरणों जैसी स्थिति है। इसलिए हम हमारा इतिहास पढ़ें तभी तो हम इतिहास लिखेंगे। तो पढ़ें, लिखें और पढ़ें। ये इस पर भी मैंने बनाया व्याख्यान, वो भी आप ध्यान में रखें। तो ज्योतिबा फुले दंपति वह था जिसने इस मसाल को आगे बढ़ाया और इसी परंपरा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक महामानव बने, जो शिक्षा की अलग ज्योतिबा फुले दंपति ने जगाई। उसकी बदौलत बाबा साहब पढ़कर आए और उन्होंने 3 गुरुओं में, जो 3 मैंने पहले बता दी, पहले गुरु गौतम बुद्ध को कहा है, दूसरे गुरु कबीर जी को कहा है, तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले को कहा है। और इन गुरुओं की बदौलत, इन तीनों प्रेरणाओं की बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ पाए, शिक्षा का महत्व जान पाए और शिक्षा प्राप्त करके अपने कर्मों से एक महामानव बन पाए। एक बहुत बड़े तबके के लिए, व्यवस्था के लिए, बहुजनों के बहुत बड़े हिस्से के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हालांकि अम्बेडकरवादी भी उसकी विरासत को नहीं पहचानते हैं और ना ही पढ़ते हैं। सभी बहुजनों को बाबा साहब की 40 वॉल्यूम जो हिंदी और इंग्लिश में हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनके आइडिया के बारे में जानें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और जीवन में अपनाएं भी। तभी हम अपनी विरासत को दोबारा अपने हाथ में ले सकते हैं।
भारत का जो ऐतिहासिक गौरव सम्राट अशोक के समय रहा है, बुद्ध के समय रहा, उस गौरव को पुनर्स्थापित कर सकते, अन्यथा भारत महान नहीं हो सकता। ईवी रामासामी पेरियार इसी पीढ़ी के अग्रिम वाहक हैं और जिन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया उस व्यवस्था को जो आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले घुमड़ रही थी। वाइकॉम का नायक इनको कहा जाता, हीरो ऑफ वाइकॉम, जिन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, वाइकॉम सत्याग्रह चलाया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, आर्यों की व्यवस्था को, भेदभाव की व्यवस्था को, अन्याय की व्यवस्था को, छुआछूत की व्यवस्था को, अमानवीय व्यवस्था को चुनौती प्रदान की। और यहाँ तक कि एक बार तो पेरियार साहब जब एक किसी धर्मशाला में भोजन करने के लिए जाते हैं जो उन्हीं के पूर्वजों ने, दादा ने बनाई थी, उसी धर्मशाला में भोजन करने से उनको मना कर दिया जाता है और बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाता है। झूठी पतलों में उन्होंने झूठा भोजन खाया और ये महसूस किया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन फॉर हिम और फॉर दैम, उसके लिए रिलीजन का क्या महत्व है और उनके लिए रिलीजन का क्या महत्व है। तो ये जो निर्माण, जो धर्मशालाएँ बनाई, जो भारत को बनाया वो बहुजनों ने बनाया है, लेकिन भारत को बहुजन चला नहीं रहे। ये समझना है हमें कि भारतीय बहुजन सिंधुवासी, इस देश को इन्हीं लोगों ने बनाया है। ये देश इनके खून और पसीने की कमाई से, इनके पूर्वजों की मेहनत से सींचा हुआ है। अमीर देश है जिसमें गरीब लोगों की बात, रहने की बात कही गई है, इसलिए क्योंकि इस देश को हमने सींचा है, इस धरती के सीने को फाड़ कर हमने अनाज उगाया है। बॉलीवुड के गानों में आपने सुना होगा, ये धरती वीर जवानों की, मेरे देश की धरती उगले सोना चांदी हीरे मोती, निसंदेह उगलती है। बहुजन ऐसा ही करते हैं, परंतु उसको बहुजन चला नहीं रहे। जिस दिन भारत को न केवल सींचने वाले, उसकी सिंचाई करने वाले, उसको निर्माण करने वाले, अपितु उसको संचालनकर्ता भी बनेंगे, जब उसकी लगाम उनके हाथ में आएगी तो उनकी लगाम से एक घोड़ा इस कदर दौड़ेगा कि दुनिया का कोई दूसरा घोड़ा, कोई दूसरा देश इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये लगाम हमें हाथ में लेनी है। ये लगाम तभी हमें हाथ में मिल सकती है जब हम अपनी विरासत को पहचाने, जाने, संजोए और विवेक और बुद्धि से इसका प्रयोग करें, तो ही हमें ये विरासत मिल सकती है। केवल बाबा साहब के प्रयासों से, बुद्ध के प्रयासों से हमें जो थोड़ा बहुत मिला हुआ है, उससे काम नहीं चलने वाला है। इसे हमें आगे बढ़ाना होगा। चौधरी चरण सिंह के द्वारा जो जमींदारी व्यवस्था का अंत करने के लिए और भारत के लिए जो इकोनॉमिक आइडिया दिया, आज तक किसी नायक के पास ऐसा आर्थिक चिंतन नहीं है। परंतु कांग्रेस और राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके चलते उनके आर्थिक चिंतन को हाशिए पर धकेल दिया गया। वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें खेती करने वालों के पास ज़मीन हो, जो खेती करने वाले मजदूर उनके पास ज़मीन हो, एक भेदभाव विहीन व्यवस्था स्थापित की जाए, एक सामाजिक न्याय की स्थापना हो, सामाजिक समानता की स्थापना हो, और जो लोग हैं उन सबको प्रतिनिधित्व मिले। किसानों से उनकी ज़्यादा हमदर्दी थी, इसलिए वो 50% जो रिजर्वेशन है सभी क्षेत्रों में किसानों के लिए चाहते थे। हालांकि रिजर्वेशन का एक अलग माजरा है, उस पर अलग से हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये विरासत जो हमें सिंधुवासियों से मिली है, बुद्ध ने जिसे फिर से संजोया है, उकेरा है, बढ़ाया है, उस विरासत को हमें फिर से जानना होगा, संजोना होगा और आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। जो छोटा मोटा लालच है, उस लालच को छोड़ना होगा। त्याग की जो भावना है वो अपनानी होगी। जब बुद्ध ने इतना सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, तो हम छोटे छोटे लालच में क्यों उलझे हुए हैं। पेरियार ने जिसे कहा है, वे लोग जो पद चाहते हैं, वो चाहे राजनीतिक पद हो, सरकारी पद हो, कैसा भी पद हो, वे लोग जो पदोन्नति चाहते हैं, अपना बढ़ावा चाहते हैं, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, कैसा भी, वे लोग जो पैसे से अति प्रेम करते हैं और वे लोग जो प्रतिष्ठा से अधिक मोह रखते हैं, वो बहुजन समाज की लिए तपेदिक की बीमारी है। ऐसे लोग हैं बहुजनों में, और यही कारण है कि हमें उस बीमारी को पहचानना है और उस बीमारी का इलाज भी करना है, क्योंकि वह बीमारी जो है छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती। वो आंतों में रोग हो जाता है। आंतों में रोग है ये हमें मालूम नहीं चलता। उसका एक्सरे कराना होता है, सोनोग्राफी करानी होती है, एमआरआई करानी होती है, तब हमें मालूम चलता है। ये एमआरआई और सोनोग्राफी शिक्षा है। ये एमआरआई और सोनोग्राफी
बुद्ध साहित्य का अध्ययन करना है। ये एमआरआई और सोनोग्राफी या डायग्नोस करने की जो व्यवस्था है वो गुलामगिरी पुस्तक है, वह किसान का कोड़ा पुस्तक है, वह अम्बेडकर की शूद्र कौन थे, जाति का अंत, इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट और बुद्ध और धम्म, पेरियार की सच्ची रामायण, रामायण नहीं सच्ची रामायण पढ़िए, क्योंकि वह आपके नायक ने लिखी है, रामायण दूसरे नायक ने लिखी है। चौधरी चरण सिंह की भारत के आर्थिक भविष्य की जो नींव है, रूपरेखा है, कैसे हो, ये हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिरकार बहुजन कौन है, भारतीय कौन है, सिंधुवासी कौन है और उनकी विरासत कितनी सुनहरी, अविस्मरणीय, गरिमामय, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रेम, मैत्री, सहिष्णुता पर आधारित लोकतांत्रिक विरासत रही है और इस विरासत का कोई मुकाबला नहीं है। बशर्ते है कि हम इस विरासत को जानें, पहचानें, संजोए और फिर से भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर आगे बढ़ें। तो मेरा इस व्याख्यान के माध्यम से मेरी यही अपील है कि हम सभी भारतीय बहुजनों को, सिंधुवासियों को भेदभाव की इस अव्यवस्था को छोड़कर समानता, स्वतंत्रता, न्याय की व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए। तर्क, बुद्धि, विवेकशीलता, मानववाद में विश्वास करना चाहिए और अपने नायकों की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और पढ़ना ही नहीं चाहिए, उन किताबों में जो लिखा हुआ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे हर घर तिरंगा अभियान है, वैसे हर घर संविधान अभियान चलाया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग आयोजनों में कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बांटते, ऐसे हमें किताबें बांटनी चाहिए निःशुल्क रूप से, हमें कलेक्शन करके, योगदान करके, और अगर हम नहीं बांट सके तो सोशल मीडिया के माध्यम से इन किताबों में जो लिखा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने लोगों तक, क्योंकि लोग कौन हैं, लोग हमारे ही हैं, वो चाहे हिंसा करने वाले हैं, अहिंसा करने वाले, लोग हमारे ही हैं। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है, जन्म आधारित, कर्म आधारित, जो कर्म के बाद जन्म में बदली, और अब जो जाति व्यवस्था है उसमें बहुजन कौन है, जिनको 6000 से ज़्यादा जातियों में विभाजित किया गया, वही भारतीय बहुजन हैं, वही सिंधुवासी हैं। उन्हें अपनी अनारियों की जो विरासत है उसको समझना है, सहेजना है और संजोना है, ताकि भारत एक श्रेष्ठ भारत बन सके। तो सभी भारतीयों से मेरा निवेदन है कि वो भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए मैत्री, सहिष्णुता, शांति, अहिंसा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय की इस बहुजन विरासत को संजोए, सुरक्षित करें, खोज करें, प्रचार करें और इस भारत की संचालन की लगाम अपने हाथ में ले, ताकि हमारा देश हमारा हो और हम उसी तरह से आज़ाद हो जाएं जिस तरह से अंग्रेज़ों से राजनीतिक गुलामी से आज़ाद हुए। इस सामाजिक, धार्मिक और फासीवादी, सांस्कृतिकवादी गुलामी से हम आज़ाद होंगे। उस दिन हमें सच्ची आज़ादी मिलेगी और निसंदेह उस दिन भारतीय विकसित, श्रेष्ठ और दुनिया को गाइडेंस करने वाला देश बने।